हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बिल की, जो मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है अपने नए कार्यकाल में। और बजट सेशन के बाद अगर हम देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बिल है जिसका माना जा रहा है बहुत फार रीचिंग एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन होने वाला है, दोनों ही। तो काफ़ी तीखी बहस और चर्चा हो रही है संसद में इसके बारे में। बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से, एक यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इन कॉन्सेप्ट का क्या रेलेवेंस है, और ना ही सिर्फ पॉलिटी, अगर हम दोस्तों देखें इसमें आपको कहीं ना कहीं यू विल फाइंड रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक्स फ्रॉम जीएस 1, जो कि आपका सोशल इश्यूज है, उससे रिलेटेड भी आपको इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। साथ साथ जीएस 2 पॉलिटी तो है ही, उससे लिंक, क्योंकि बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। एंड देन ओवरऑल ऑल्सो अगर आप देखेंगे, इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। आप इसको सोशोलॉजी में यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट इन 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 पॉलिटिकल साइंस। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो है हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही कम 5 मिनट से कम समय में बहुत बेहतर तरीके से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री किरण रिजिजू, जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, आज संसद में। तो अगर हम देखें कि क्या ये जो नया बिल है ये दिस कुड चेंज एवरीथिंग, तो इसके बारे में मैंने ट्विटर में भी एक्सप्लेन किया है एक पूरे डिटेल थ्रेड में। तो मैं उसको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प समरी में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, जल्दी से हम लोग समझ लेंगे। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, ये अप्रोक्सीमेटली 40 से ज्यादा अमेंडमेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको बारे में, जो वक्फ एक्ट है 1995 का, ताकि मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी को ढंग से किया जा सके। अभी मैं आपको बताऊंगा वक्फ बोर्ड और ये वक्फ एक्ट का मतलब क्या है और वक्फ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन सब पे आएंगे। बट पहले जरा समझ लेते हैं कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव बिल का ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी जो है वक्फ वक्फ बोर्ड के काम करने में और उस सिस्टम में, वो उसको प्रमोट करे और उसको इंक्लूड करे। तो असल में हम देखें कि ये फिर वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, लीगल स्थापना की गई है वक्फ एक्ट के थ्रू, जो प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट 1954 के अंदर मैनेज करती है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है इंडिया में। ये ऑपरेट करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और इसको एक लीगल एंटिटी या ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा प्राप्त है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनको, ताकि जो बोर्ड है वो फंक्शन करे इफेक्टिवली। प्राइमरी क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, इनके बारे में जरा एक बार देखते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन है बेसिकली जो वक्फ की प्रॉपर्टी, इसी को लेके खासा बवाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनके पास बहुत पड़ी हुई है। और ये अभी में हम देखेंगे इसके साथ एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये किसी भी, आप देखेंगे इवन आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स पे ये नोटिस इशू करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा बना दिया जाता था, जो कि इस लॉ का बहुत बड़ा लूपहोल था जिसको अब चेंज किया जाएगा, और इस पे हाई कोर्ट ने भी काफी नाराजगी दिखाई है। सो मेंटेनेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो वक्फ बोर्ड रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो इंश्योर करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्ली मेंटेन है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी, सुपरविजन और कंट्रोल बना के रखना वक्फ की प्रॉपर्टी को, ये बेसिकली इस बोर्ड का काम है। तो आप देखेंगे इनको बेसिकली एक तरीके से मुतवालिस बोला जाता है, जो कस्टोडियंस हैं। तो ऐसे आप देखेंगे हर जगह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड, ऐसे अलग अलग देखोगे इनके बोर्ड्स अलग अलग स्टेट में स्टैब्लिश हैं, ऐसी फोटो आपको देखने को मिलेगी। और हर जगह आप देखेंगे कि ये लोग जो है ऐसे प्रॉपर्टी पे ये लोग रजिस्टर नोटिफिकेशन निकाल के दिखा देते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू जो है वो अब इस बिल में चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो वक्फ बोर्ड जो है, अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि एक लीगल एंटिटी है और इसके खिलाफ केस भी हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में और बहुत सारे कोर्ट्स में इसके खिलाफ केस चल रहा है। और मेंबर जो बोर्ड के हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं, स्टेट बार काउंसिल के होते हैं, मुतवलिस होते हैं जो कस्टोडियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। तो अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें दोस्तों, तो चेयरपर्सन लीड करते हैं बोर्ड को। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी हैं, लेजिस्लेटर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, स्टेट बार काउंसिल मेंबर्स होते हैं, मुतवलिस होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स एंड मौलाना जीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इन सब चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं। ज्ञान मतलब कि बोर्ड को कैसे काम करना चाहिए। अब ये वक्फ बोर्ड एक्ट को जरा समझते हैं कि दिक्कत कहाँ है यहाँ पे। तो जब 1954 में इसको स्टैब्लिश किया गया और उसके बाद 1950 अगर आप देखेंगे 95 में इसको अपडेट किया गया, तो वक्फ बोर्ड जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जो रिलीजन के नाम पे डोनेट की गई थी या चैरिटेबल पर्पसेस के नाम पे डोनेट की गई थी अंडर इस्लामिक लॉ, उसको गवर्न करता है।
बेसिकली क्या था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यूज किया जाता था फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस प्रॉपर्टीज। तो अब जो नया अमेंडमेंट आया वो ये बोलता है कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड है, इनको अपनी प्रॉपर्टीज को करना पड़ेगा रजिस्टर्स विद दी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज फॉर बेटर ओवरसाइट। ठीक है, अभी तक क्या था, क्या यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, कोई पता नहीं रहता था। उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया गया है डिस्प्यूटेड लैंड जो ताकि ओनरशिप क्लैरिफाई हो सके। कई बार क्या होता था, ऐसे सवाल उठते हैं कि लोग इलीगल कब्जा कर लेते हैं, किसी भी प्लॉट खाली पड़ा उस पर बोर्ड लगा देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब लड़ते रहो केस, आप केस लड़ते रहो, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी का इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इनके ऊपर उठता था। उसके अलावा सेक्शन 9 एंड 14 को रिफॉर्म किया गया है वक्फ बोर्ड के, ताकि इनके ऑपरेशंस को और जो आर्बिट्रेरी पावर है, मनमर्जी जो करते थे, उसको रिड्यूस किया जाए। इंक्लूसिविटी की बात करता है, कॉल्स फॉर वुमेन्स इंक्लूजन इन द वक्फ बोर्ड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। अब इससे होगा क्या, ठीक है, इंप्लीकेशंस जो है बड़े क्रिस्प पॉइंट्स हैं आपके लिए एग्जाम के लिए, कि एक तो मिसमैनेजमेंट का प्रिवेंशन है, ठीक है, उसके बारे में जो है सरकार लेके आ रही है कि भाई ये मिसमैनेजमेंट कम हो। उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हो जाता है उसको और स्पीडी तरीके से और अच्छे तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सके। दूसरा, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस, जो स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके प्रॉपर्टी मिसयूज को। और सरकार ये भी है कि वो ये भी लेके आ रही है कि जो अब वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप है, उसमें और भी लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, ताकि एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आई थिंक इस बार काफी इस पे हंगामा होगा। तो ये बड़ा क्रिस्प में एक समरी थी। अगर आपको भी ऐसी समरीज चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, दीपांशु S27 मेरी आईडी है। उसके अलावा अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, अगर आप ORN मुखर्जी नगर से शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन गाइडेंस मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी टीम को। मेरा नंबर है 8800777498। इस पे आप कॉल मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हम पूरी मदद करेंगे, आपकी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने में। मेंटोरशिप, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको दिक्कत है, ऑप्शनल गाइडेंस चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें एट अ वेरी नॉमिनल रेट। एंड अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, तो हम पूरी हेल्प करेंगे आपके इसमें कि आपको कैसे बेहतर गाइडेंस दे पाए। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें फिर हम और आगे जैसे जैसे इसमें बिल जो है उसकी परतें खुलती जाएंगी, हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलिए, जहां पे मैं डेली ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जामिनेशन देता रहता हूं। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।